प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के प्रथम पाठ हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल मीन्स ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स के अगले भाग की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि मानचित्रकार कौन होते हैं और पांडुलिपियों में क्यों परिवर्तन आए, अभिलेखागार क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने जाना था। इसमें हम जानेंगे सामाजिक समूह क्या थे, क्षेत्र और साम्राज्य क्यों फैलाए गए और पर्यावास क्या होता है, और भाषाओं में अंतर होने के बावजूद भी इकट्ठी क्यों थी, हमारे धर्मों में परिवर्तन कैसे आया और इतिहासकारों ने इसे कालखंडों में किस प्रकार विभाजित किया। इस प्रकार की चर्चा हम इस पाठ में हम करेंगे। तो बच्चों, आओ सबसे पहले जानें नए और सामाजिक राजनीतिक समूह किस तरह बने। तो बच्चों, इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल। ये इसी काल में परिवर्तन आए। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी इसी काल के दौरान आए। ये तमाम परिवर्तन बच्चों नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का काल भी रहा है, जिसके बारे में बच्चों हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। ये कारण इसलिए हुआ बच्चों, परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि यहाँ के लोग बड़े गतिशील हो गए थे। गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना इनका बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा होने के कारण अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उस समुदाय का नाम था राजपूत। और इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो रहट है, ये इसी काल के दौरान जो है सिंचाई में बदलाव आया था। तो बच्चों, अब जो वो राजपूत थे, राजपूत किसको कहते थे उन दिनों? राजपूत जो है राजा के पुत्र को राजपूत कहते थे। परंतु इसमें 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत में बच्चों राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। और जो अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत लोग थे, वो सब राजपूत में आते थे। बच्चों, उस समय के कवियों ने इनके बहुत गुणगान किया करते थे। और इस अवसरों का इनका अवसरों का जो लाभ है वो मराठा, सिख, जाट, ओम और कायस लोग बहुत उठाते थे। इस तरह बच्चों इस काल में बहुत परिवर्तन आए। जंगलों की कटाई होने लग गई थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था, और कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से और पूरी तौर से हुआ। अब बच्चों, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब ये पर्यावास क्या होता है बच्चों? पर्यावास से मेरा तात्पर्य वो है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जब उसमें ही परिवर्तन आने लग गया, जिस प्रकार इन वनवासियों के उसमें परिवर्तन आ गया, तो इनको अपने स्थान को छोड़ना ही पड़ रहा था। या तो वो उसी पेशे को अपना लेते या वो वहाँ से चले जाते। तो कुछ ने क्या किया, कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचे या नीचे का दर्जा दिया जाने लगा। बच्चों, मगर ये दर्जे स्थायी नहीं थे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने आप नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाती थी। बच्चों, उससे क्या कहते थे? जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर अगर बच्चों कहें तो वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के राजा लोग थे, वो अपने साम्राज्य फैलाने में की ओर ध्यान देने लगे। और इस काल में आप कई राजाओं के साम्राज्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे उस काल में चोल भी हुए, तुगलक हुए या मुगल हुए। इन्होंने अपना बहुत साम्राज्य फैलाया, क्षेत्र भी फैलाया।
यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं आप, ये एक दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के साम्राज्य का है। इसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, जिसे हम आज बंगाल कहते हैं, उस समय यह गौड़ था, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और संपूर्ण दक्षिण भारत भी इसके साम्राज्य में ही आता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सेनाओं के उसकी सेना के आगे प्लान कर जाते थे, क्योंकि उसकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी। तो बच्चों, इतिहासकार ने इसे एक साम्राज्य को फैलाने वाला काल भी माना है। बच्चों, यहाँ के कवियों ने एक बात गौर की है कि यहाँ पे हर क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग थी। जैसे अमीर खुसरो ने भी लिखा है कि सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मौबारी, गौड़ी, अवधी आदि भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी, परंतु इन सभी भाषाओं का एक ही भाषा से जुड़ी हुई थी, वो थी संस्कृत। यह बड़ी सबसे प्राचीन भाषा है, जो केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता को उसका पता ही नहीं था। अब बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, अपना अपना साम्राज्य उन्होंने दर्शा दिया था, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों को में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे बच्चों, मगर परंतु इन साम्राज्यों से ये चीज़ जानकारी मिलती है कि इन्होंने साम्राज्य फैलाने में बहुत ध्यान दिया इस काल में। लेकिन जैसे कि अब मुगल का वंश का पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। जो पहले से ही चला हुआ था, उससे प्रकृति बदल चुकी थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप में के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों के विरासत में मिली है। कुछ चीज़ें जैसे हमने भी अभी अंग्रेज़ों से अपनाई है, वैसी वो विरासत में उनको भी मिल गई थी। अब बच्चों, इसी तरह पुराने धर्म और नए धर्म में जो अंतर देखा जाता है, वो भी इसी दौरान देखा गया है कि जो उस दौरान है, धर्मों में भी बड़ा अंतर है, विशेषकर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व या बढ़ती सत्ता आदि। बच्चों, इन ब्राह्मणों को उस समय संरक्षक कहते थे। संरक्षक कौन होता था? मीन्स पैटर्न कौन होता था? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। तो इतना प्रभाव हो गया था उन ब्राह्मणों का। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इतना दबदबा और इनका दबदबा और बढ़ गया था। वो इन लोगों को ही अपनी ओर रखते थे, अपने साथ रखते थे। तो बच्चों, इस प्रकार धीरे धीरे मगर इस धर्म में फिर परिवर्तन आ गया, वो भक्ति युग आ गया। उसमें अब देवी देवताओं, जो देवता है उसको महत्ता ना देकर भक्ति को महत्ता दी गई। इसी प्रकार जो अगर हम देखें तो मुस्लिम जो धर्म है उसमें भी चेंज आया, बदलाव आया। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो व्यापारी आए थे बच्चों, वही यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी लाए थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदार अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो कुछ शासक जो है इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा, जिसे आज भी हम कहते हैं न्यायशास्त्री को इनके उलेमा कहते हैं, को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार दोनों धर्मों में बहुत बदलाव आए। तो बच्चों, समय और इतिहास के कालखंडों पर भी विचार कर लेते हैं। बच्चों, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों से झलकता है। इतिहासकार इस तरह कालखंड को देखते हैं, इस तरह बदलते हैं। बच्चों, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। और कौन कौन से युग थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विभाजन के विचार पर
आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उन्होंने इस तरह मानता था अंग्रेज जो इतिहासकार थे। परंतु अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, केवल धर्म के कारण ही आता है। मगर बच्चों, इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। वो इस चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं। वो कहते हैं अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों को ही के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल हमने पढ़ा था शिकारी संग्राहक प्राथमिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी प्राथमिक दौर के राज्य साम्राज्य। बच्चों, उस पिछले जो साल हमने पढ़ा, इस साल हम जो मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह कृषि समाजों का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों में का उदय हुआ। कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में इस मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे कितने बदलाव आए हैं। बच्चों, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं और इस पुस्तक में इस साल हम इन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न हो गई थी इन परिवर्तनों के कारण। बच्चों, मध्यकालीन की तुलना अगर प्राय हम आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिक काल को जहाँ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव से जोड़ा गया है, वहीं जो मध्यकालीन है वो हमारी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि मध्यकालीन जो था वो रूढ़िवादी था। तो इसलिए इसमें हम अनेक परिवर्तनों के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे जो अध्याय जिसमें हमने परिवर्तनों के पड़ताल की। और बच्चों, आपसे आशा करता हूँ कि आपको इस अध्याय में अनेक परिवर्तनों के बारे में पता चला और इसके विस्तार की जानकारी हम आने वाले पाठों में भी करेंगे। और बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें इसके साथ मैंने कार्यपत्रक भी जोड़ा है, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया उन प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस अध्याय के प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।